नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका मिशन 2020 कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। देखिए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, इनसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है दोस्तों। और अब हम भारतीय संविधान के 22 भाग जो हैं उनके संबंध में आगे एक एक भाग के संबंध में विस्तार रूप से या विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने संविधान के भाग फर्स्ट के बारे में विस्तार से चर्चा लेकर के आया हूं, विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, तो संविधान के भाग फर्स्ट के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट की। ये तो सबको मालूम है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट की। और भाग फर्स्ट में देखिए दोस्तों, अनुच्छेद अगर हम बात करें 1 से 4 तक संघ व राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है दोस्तों। संघ व राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। और अब हम दोस्तों देखिए बात करें प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेखित है, क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, 3 में क्या प्रावधान है, 4 में क्या प्रावधान है। इस प्रकार के जो प्रावधान, किस प्रकार के प्रावधान इन अनुच्छेदों में हैं, उनके बारे में हम विस्तार रूप से आज आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की। अगर अनुच्छेद 1 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम व राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान है। देखिए दोस्तों, संघ का नाम व राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 1 में। इसमें दो बातें हमारे सामने स्पष्ट रूप से नजर आती है कि हमारे जो संघ है उस संघ का नाम क्या होगा, संघ का नाम क्या होगा। दूसरी बात, हमारे देश की जो राज्य पद्धति है, शासन की जो पद्धति है, वो किस प्रकार की होगी। ये दो बातें हमारे सामने निकल करके आती हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम संघ के नाम की बात करते हैं, तो जब संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, और उस प्रक्रिया में बहुत सारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, कुछ सदस्यों के ने ये विचार रखा कि हमारा जो आदिकाल से भारतवर्ष जो नाम है, वही भारत शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान के अंदर उल्लेखित होना चाहिए। कुछ संविधान निर्माताओं ने या कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने यह भी विचार रखा कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, परंतु सभी की सहमति से दोनों ही शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और किस प्रकार की जो शब्दावली थी उसका प्रयोग किया गया, और वह शब्दावली इस प्रकार की थी दोस्तों। शब्दावली थी इंडिया दैट इज़ भारत यूनियन ऑफ द स्टेट। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके हिंदी अर्थ की बात करते हैं, तो हम यूँ कहें कि इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का संघ है दोस्तों। इस प्रकार की शब्दावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त की गई थी। तो वो शब्दावली थी दोस्तों, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, वह क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ।
देखिए दोस्तों, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, फिर भी भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिस प्रकार हम अमेरिका के संघात्मक शासन की भारत के संघात्मक शासन से अगर कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि अमेरिका के जो शासन प्रणाली है, अमेरिका का जो संघात्मक शासन है, उसमें संघ के लिए फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और भारत में संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी दोस्तों कि देखिए हम एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों केंद्र की और राज्यों की, तो देखिए दोस्तों, ये चित्र में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर राज्य आकर के केंद्र का निर्माण कर रहे हैं या संघ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये अपनाई गई है अमेरिका में। किसमें अपनाई गई है दोस्तों? अमेरिका में। यानी कि अगर हम कहें अमेरिका में जो संघ है या केंद्र है वो राज्यों के एक समझौते का परिणाम है, या फिर हम कहें राज्यों के समझौते का परिणाम है, तो यहाँ पर जो राज्य हैं उनको भी केंद्र के बराबर यानी कि संघ के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। यहाँ पर कहें राज्यों को संघ से अधिक शक्तिशाली, सॉरी दोस्तों, यहाँ अगर हम कहते हैं अमेरिका की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर राज्यों को संघ से अधिक शक्तिशाली माना गया है, या फिर हम यूँ कहें कि राज्यों को संघ से, केंद्र से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जबकि हम दोस्तों भारत की बात करते हैं तो भारत में कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता है दोस्तों। ये हमारा संघ या फिर हम यूँ कहें केंद्र। देखिए देखिए दोस्तों, दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पर देखिए अमेरिका में राज्य आकर के केंद्र का या संघ का निर्माण करते हैं, जबकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में स्वयं संघ राज्यों का निर्माण करता है। यानी कि अगर हम यूँ कहें कि भारत जो संघ है वो राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है। कुछ राजनीतिक विचारकों ने भारत के संबंध में जो कुछ कोटेशन जो व्यक्त की है वो इस प्रकार से की है दोस्तों कि भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसे कहा जा सकता है, जबकि अगर हम अमेरिका के बारे में बात करें तो ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ इसको कहा जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार के का जो अंतर अमेरिका में और भारत संघ में था, अमेरिका में दोस्तों संघ शब्द के लिए फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि भारत में दोस्तों संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत जो संघ है वो किसी राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत संघ राज्यों से अधिक शक्तिशाली है, जबकि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में संघ से अधिक शक्तिशाली राज्य हैं, या फिर हम ये कहें कि अमेरिका में जो अमेरिका का जो संघ है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। तो इस प्रकार की बात दोस्तों इस अनुच्छेद 1 में की गई थी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 की अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर हम कहें नए राज्यों की स्थापना के संबंध में जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश
या फिर स्थापना की बात करें तो भारत संघ जो है उसमें नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार के प्रावधान अनुच्छेद 2 में हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की जो शक्ति है नए राज्यों के निर्माण की या नए राज्यों की स्थापना की जो बारे में हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने भारतीय संसद के पास इस प्रकार की शक्ति प्रदान भारतीय संसद को प्रदान की है, जो कि चाहे तो किसी राज्य का किसी नए राज्य की स्थापना या गठन कर सकती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 की बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें नए व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम व सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, चाहे तो हमारी संसद साधारण बहुमत से दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य या फिर वर्तमान राज्यों के नाम, उसकी सीमा, उसके क्षेत्र में साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती हैं दोस्तों, या फिर हम यूँ कहें कि नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य के जो गठन के संबंध में जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है दोस्तों। जब भी कोई नए राज्य का गठन किया जाता है तो उसके संबंध में सबसे पहले इस प्रकार का प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य को भेजा जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रस्ताव हैं, पहली बात तो अगर देखा जाए कि ऐसे प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद के सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया जा सकता है। चाहे हम यूँ कहें, चाहे तो उसे लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और ध्यान देने की है, अगर इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया गया है और संसद ने इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा है तो राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, तो इसमें नए और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं, नाम हैं और सीमा हैं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इस प्रकार की शक्ति हमारी संसद के पास है और संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे सकती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो प्रावधान हैं, जिस प्रकार के जो संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों को संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में उल्लेखित प्रावधानों में किसी भी प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हम ये कहें कि भाई
अनुच्छेद 2 में जैसे नए राज्य की स्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अगर संशोधन नए राज्यों की सीमा में, उसके क्षेत्र में किसी प्रकार का भी संशोधन किया जा रहा है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में उल्लेखित जितने भी प्रावधान हैं उनके संबंध में जितने भी संशोधन किए जा रहे हैं, यानी साधारण बहुमत से जिस प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में किए जा रहे हैं उन्हें हम अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं मान सकते, उन्हें संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की बातें दोस्तों अनुच्छेद 4 में उल्लेखित है। तो देखिए दोस्तों, हमने भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से 4 संघ व राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधानों के बारे में जो चर्चा की है, तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र कैसे होंगे, इसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 1 में किया गया है, जिसमें हमने संघ के नाम के संबंध में जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो शब्दावली है दोस्तों इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इस प्रकार की शब्दावली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ के नाम के संबंध में इस्तेमाल की गई है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, हमारी संसद चाहे तो भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। इस प्रकार का उल्लेख भारतीय संविधान के दूसरे अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो दोस्तों चाहे कोई नया राज्य हो चाहे वर्तमान राज्य हो, तो इन राज्यों के सीमाओं में या फिर इनके नाम में या फिर हम यूँ कहें कि इनके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन करना है तो भारतीय संसद साधारण बहुमत से इस प्रकार का कार्य कर सकती है। परंतु देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति इस प्रकार का प्रस्ताव संबंधित राज्य को भेजता है दोस्तों। इस वजह से उसके बाद इस प्रकार की प्रक्रिया आगे लागू होती है, यानी कि संसद अपने साधारण बहुमत से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करती है। परंतु देखिए दोस्तों, जो राज्यों से जो परामर्श लिया जाता है उस परामर्श को मानने के लिए हमारा राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि किस राज्य की सीमा में कितना परिवर्तन किया जाएगा और उसके नाम में परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके संबंध में अगर कोई राज्य किसी भी प्रकार का अगर प्रस्ताव राष्ट्रपति के सामने रखता है तो राष्ट्रपति इस प्रकार के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और संसद इस प्रकार के विधेयक को अपने साधारण बहुमत से पारित करने की शक्ति रखती है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 4 में, तो देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, जिस प्रकार के जो संशोधनों के बारे में बताया गया है, इस प्रकार के संशोधन यानी कि हम यूँ कहें कि संसद के द्वारा साधारण बहुमत से किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा संविधान का भाग फर्स्ट पूरा होता है। फिर भी देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर हम बात करते हैं 1960 में एक वाद दायर किया गया बेरूवाड़ी वाद, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था, ये निर्णय दिया था कि अगर हम भारत संघ से किसी राज्य को अलग कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे राज्य को सौंप रहे हैं या फिर तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में संशोधन करके ही ऐसा कार्य किया जा सकता है, जिसके तहत हमने देखिए दोस्तों एक संशोधन के तहत बेरूवाड़ी जो क्षेत्र था उसे पाकिस्तान को दिया गया था। तो अगर हम कहें कि किसी क्षेत्र को भारत संघ से अगर अलग करके किसी दूसरे राज्य को देना है तो ऐसी स्थिति में भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे सामने रखी गई थी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आगे हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 में अगले वीडियो में।